नमस्कार दोस्तों, आज की स्टॉक लर्निंग में जानेंगे एक शिप बिल्डर वाली कंपनी को लेकर के जो कि शिप और वेसल पे कामकाज करती है। और सबसे पहली बात है इस कंपनी को लेकर के, जो कंपनी गवर्नमेंट की कंपनी है। गवर्नमेंट की कंपनी है और शिप पे कामकाज करती है, तो मतलब मार्केट में इनकी प्यास क्या हो सकती है, मार्केट में डिमांडेबल तो हो सकती है इसके स्टॉक को लेकर के। तो इनके बिजनेस मॉडल में डिमांडेबल में रही है नहीं रही है, इसका क्या करेंगे, आकलन करेंगे। जहाँ पे देखने को ये मिली, जो लगातार जो चार्ट चार्ट में देखने को मिलेगी, जो जो कि पिछले कुछ दिनों से जो हायर टू हायर को टच कर किया था, उसको फिलहाल थोड़ी सी नज़र लगी है और थोड़ी सी यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की बात चल रही है। और ये बात कब तक चलेगी, ये तो देखने वाली बात होगी। इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, इसी के पीछे कंप्लीट स्टडी करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सेंटिमेंटल के बेसिस पे जो चीज़ें हैं वो थोड़ा सा डिक्लाइन करती है, अर्थात प्रॉफिट बुकिंग होती है। कोई बड़ी बात नहीं है प्रॉफिट बुकिंग करना। तो चलिए, जहाँ जहाँ तक देखा गया कि पिछले 6 महीने में 100% से ज़्यादा की उछाल आई। उतना ही नहीं, यदि एक साल के डेटा को देखें तो वो कहती है 140% की स्टॉक में जंप थी। और पिछले 5 साल के हिस्टोरिकल डेटा कहती है तो करीब 2500% से ज़्यादा की अपर शेयर्ड मोमेंटल स्टॉक में रही है। तब भी फिलहाल थोड़ी दिनों के लिए, और कई कई बार इस तरह के चार्ट में देखने को मिलती है, तो स्टॉक ने थोड़ी सी हल्की फुल्की गिरावट तो होती है। और गिरावट होना एक स्वाभाविक बात है मार्केट को लेकर के, क्योंकि हमेशा एक रूल्स होता है, जब तक मार्केट से पैसा निकलेगा नहीं तब तक बैंक में पैसा आएगा कहाँ से। और वही सवाल आती है। इसीलिए मार्केट में जब डिमांड लगातार बढ़ती है तो कोई तो बेचने वाला होता है, कोई खरीदने वाला होता है। जैसे प्रेशर बढ़ाता जाता है, तो वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग किया जाता है। बेसिकली इसको कह सकते हैं, मार्केट कोई क्रैश नहीं करता, मार्केट कोई जंप नहीं करता। यहाँ पे डिमांड को लेकर के, और उसको डिमांड को सप्लाई जब आप बढ़ाएंगे तो उसमें फिर प्रॉफिट बुकिंग ही किया जाता है। आते हैं इसी स्टॉक की प्रति जानकारी को लेकर के। तो मेजागन डॉक शिप बिल्डर्स कंपनी का नाम है, और इसमें देखा गया कि गवर्नमेंट की पोजीशंस नियरली 84% के आसपास के डायरेक्टली इनके पास इन्वेस्टेड है। आगे की आकलन करेंगे, आखिर यहाँ पे डिमांड्स किस हिसाब से बढ़ती नजर आती है, स्टॉक को लेकर के क्या जो मैनेजमेंट है कंपनी को लेकर के, उसकी क्या परफॉर्मेंस लेवल रही है। तो देखा गया कि बुक वैल्यू कहती है करने का 310 का, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बुक वैल्यू 310 का, और ये जो प्राइस है, करंट प्राइस जिसको आप आकलन करते हैं, हम लोग आकलन करते हैं, ये तो चलती फिरती प्राइस है कि कब ऊपर जाएगा कब नीचे जाएगा, ये फिक्सिबल प्राइस नहीं है। ये डिमांड और सप्लाई के हिसाब से इसमें फेरबदल चलती रहती है। तो बुक वैल्यू कहता है 310 का। और इंटरेंसिक वैल्यू के बारे में कहते हैं काफी ज्यादा, अर्थात इनके पास यदि शिप वाले कामकाज हैं तो पता है ना, इनकी जो अंडरलाइनिंग एसेट्स की वैल्यूएशंस होगी वो काफी ज्यादा है यहाँ पे। जो कि इसका देखा जा सकता है, नियरली कह सकते हैं कि साढ़े छः गुने के हिसाब से 6.5 टाइम्स जो है वो यहाँ पे इनकी बुक वैल्यू से ज्यादा है, इनकी एसेट्स के वैल्यूएशंस। अब सवाल आता है कि स्टॉक का पी क्या कहता है। स्टॉक का पी उस डिमांड को दिखाता है जो कि करंट मार्केट की प्राइस की डिमांड किससे, अर्निंग पर शेयर से। अर्निंग पर शेयर के बारे में कहते हैं 115 रुपए का, जबकि फेस वैल्यू है 10 रुपए का। मतलब ये समझ में आती है कि जो नोट है, फेस जो नॉमिनल नोट है वो कितना अर्निंग करता है, 115 रुपए की अर्निंग करता है। अर्थात जैसे कहें कि 12 गुना क्या क्या करता है, अर्निंग करता है। यदि ये 12 टाइम्स अर्निंग करता है एक नॉमिनल वैल्यू, तो इसके पीछे जो भीड़ खड़ी हुई वो कितने गुना का हो गया, 40 गुना का हो। और इसके बाद यदि बाकी कंपनियों के पीयर्स को कंपेयर करके देखें, तो वो आज के टाइम में कहती है पीयर्स में करीब 41 का, जो कि यहाँ से देखा जा सकता है नियरली 10% तो जंप कर सकता है सीधे सीधे। किसको लेकर के, इंडस्ट्रियल की कैपेसिटी को सेम लाइन में लाने को लेकर। यदि 10% मार्केट जंप करती है यहाँ से, तो नियरली कितना जाएगा, 5,000 से ज़्यादा। और ऐसा लगता है कि स्टॉक ने जिस 5,800 तक का जो रेजिस्टेंस लेवल था उसको उन्होंने टच कर लिया, अर्थात ये मार्केट इससे भी ऊपर की संकेत दे रहा है। जबकि लोअर साइड देखेंगे तो काफ़ी नीचे था एक साल पहले की आंकलन करके देखें। आते हैं अगले कड़ी में और जानते हैं इसको डेट टू इक्विटी को लेकर के। तो ये कहते हैं कंप्लीटली फ्री है, कुछ है ही नहीं। और वैसे भी यदि ये गवर्नमेंट की कंपनी है तो डेट्स कोई मायने नहीं रखता कंपनी को लेकर के, क्योंकि गवर्नमेंट की कभी भी कोई पॉलिसीज आ सकती है, कुछ भी ऐसा अपडेट्स आ सकती है जिसकी वजह से इसको खत्म किया जा सकता है। और यहाँ पे आती है करंट रेशियो की बात।
करंट रेशियो के बारे में कहती है 1.14 का। तो इनका भी मार्केट में डेटर्स की बात करती है और यहाँ पे इसको क्या करता है, इसको हीटेड करके रखता है उधार सेल्स को लेकर के। आखिर उधार सेल्स में रिस्क फैक्टर क्या बनता है, तो गवर्नमेंट वाले चीज को लेकर के लगता है कि अच्छा रिस्क फैक्टर थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि ये सर्विसेज भी किसको देती है, ये सर्विसेज भी तो गवर्नमेंट अपनी अंदर या फिर कोई फॉरेन कंट्री को सर्विस देता है, जहां से पैसे डूबने के चांस थोड़ा सा कम होता है। आते हैं जहां पे आरओसी की बात करते हैं 44% का, आरओई की बात करें 35% का। डिविडेंड का ट्रैक रिकॉर्ड भी 0.32% का है। 20 करोड़ का नंबर ऑफ शेयर है, जिसमें कि 84% 85% की होल्डिंग गवर्नमेंट की है। तो आते हैं इस स्टॉक के प्रति जानकारी लेते हैं। जो कंपनी की बात करूं तो कंपनी द मुंबई में है, जो कि 1774 में कंपनी बनी थी, द प्रोमिनेंट सीपीआर इन द इंडिया। इसके बाद कहती है स्मॉल ड्राई डॉक एमडीएल हैज द इन्वॉल्व इनटू द रिन्यूएबल शिप बिल्डिंग कंपनी। ये शिप बनाने वाली कंपनी में आती है। कंस्ट्रक्शन अब 801 वेसल्स सिंस अभी तक इन्होंने शायद 800 नियर अबाउट द 801 का यहाँ के डेटा देखने को मिली है कि बना चुकी है। इनकी वेबसाइट्स पे देखेंगे तो कहती है बिजनेस को लेकर के कि प्रोडक्ट हैं, सर्विसेज हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट की कामकाज कर रही है। इसके साथ साथ सस्टेनेबिलिटी के बात में देखने को मिलती है कि ये एक सीएसआर बाकी सारे फंड भी हेज करती देती है। और इनकी यदि यहाँ पे देखा गया कि कहाँ कहाँ पे है, तो इनका ऑफशोर्स पेट्रोल वेसल की बात कर रही हैं, सिंगापुर में है। इसके बाद और कहाँ कहाँ कहती है इनके पास देखा गया, वाशिंगटन वर्कशॉप वसिप्स में है। ऑफशोर प्लेटफॉर्म की बात कर रही है कंपनी। चलिए आते हैं इसको फंडामेंटल के साथ साथ इसको रिकंसलेशन करते हुए आखिर क्या कहती है। तो पीयर्स कंपनी में इसका यदि इसके पीयर्स में देखा गया तो सबसे टॉप पे इसी का रखा गया, क्योंकि इसकी स्टॉक की करंट मार्केट प्राइस काफ़ी ज़्यादा है। और इसी के बेसिस पे क्या हो रहा है, इसी के बेसिस पे देखने को मिला जो इनका मार्केट कैप भी काफ़ी अच्छा, करीब कितना 90,000 करोड़ से ज़्यादा का देखने को मिला है। इस लिस्ट में और भी कंपनियां हैं, चाहे बीएमएस हो या फिर हरियाणा शिपयार्ड्स हो। तो इसका भी हम आगे चल कर कंपेयर करेंगे किसी स्टॉक को लेकर के, जो कि किस स्टॉक में परफॉर्मेंस लेवल कंपेरेटिव्स में क्या निकल के आती है। तब तक आते हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि हम कंप्लीट स्टडी की बात करते हैं विदाउट किसी रिकमेंडेशन और एडवाइजरीज को लेकर के जानेंगे कंप्लीटली। आते हैं इसकी फंडामेंट बुक बैम या फिर क्वार्टरली रिजल्ट की तरफ, आखिर क्या है जून तक का रिजल्ट को लेकर के। तो जून तक के रिजल्ट में देखने को मिला जो मार्केट ने क्यों ऐसा, जो चार्ट हमने देखा कि मार्केट ने गिरावट देखा। गिरावट क्यों देखा, गिरावट दो तरह के सेंटीमेंटल है। हो सकता है कई बार बिजनेस मॉडल में जो चीजें हैं उस लेवल पे बिजनेस नहीं हुआ। अब बिजनेस नहीं हुआ तो क्या हुआ, उसका क्या हुआ, वाई वाई में क्या हुआ, वायु वाई में तो कहती है हमने क्या किया, जंप किया। लेकिन क्यू और क्यू में कहती है हमने थोड़ा सा गिरावट देखा। जब गिरावट देखा किसके बेसिस पे, सेल्स के बेसिस पे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट को लेकर क्या कहा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट को लेकर कहा जो हमारे पास 8% जो थी वो करीब कितने चली गई, 3 गुने से ज्यादा की हमारी इंक्रीज हो गई। प्रॉफिट के बारे में कहती है कंपनी जो क्या प्रॉफिट ने कुछ गिरावट देखा, कहता है नहीं। प्रॉफिट के का आकलन करके देखेंगे तो कहती है 696 करोड़ तक पहुंचा है, जो कि आज तक के सबसे टॉप अवार्ड्स मिल सकती है। इस किसको लेकर के, इस प्रॉफिट को लेकर के। आखिर प्रॉफिट कैसे हुआ, यदि सेल्स कम था तो प्रॉफिट कैसे हुआ, तो इनका प्रॉफिट में पार्ट्स देखो। सबसे पहले देखने को मिला जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अच्छे कैसे मिली थी। इसकी वजह से ही यहाँ पे जो 8% के आसपास था, वहाँ 3 गुना से ज्यादा को देखने को मिली। इसके बाद बैलेंस ईयरली बेसिस को देखें आकलन करके, तो ईयरली बेसिस में सेल्स में क्या हुआ, सेल्स में लगातार जो सिलसिला था जंप करने का वो सिलसिला चलता रहा। और लास्ट 12 महीने की डेटा भी लगातार सिलसिला में उसी लेवल से चलता रहा जिस हिसाब से पहले था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अच्छी खासी जंप 20% के नियर अबाउट पहुंची। और प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ देखें तो प्रॉफिटेबिलिटी में कोई कमी नहीं देखने को नजर नहीं आई। तो पता है मार्केट ने ऐसा रिवर्सल क्यों लिया, एक सवाल बनता है ना। अच्छा है, जो जब सब कुछ अच्छा है तो मार्केट ने रिवर्सल क्या लिया, इसके लिए पता है क्या करूँगा, इनके लिए कंक्लूजन पे चलेंगे। इसमें क्या करने वाले हैं, इसको मर्ज करेंगे डेटा को लेकर के, सेंटीमेंटल से लेकर के, और जो चार्ट कहती है चार्ट में उसकी लेवल को लेकर के आखिर क्या।
तो यहाँ पे देखने को मिला जो सबसे ज़्यादा उनका क्या हुआ, प्रॉफिट बुकिंग हुआ। अब आती है, सवाल आता है जो ईपीएस में क्या होता है, ईपीएस में लगातार पूरे के पूरे ट्रेंडिंग अपर साइड के लिए खुलती नजर आई, लगातार अपनी हिस्टोरिकल डेटा को चेंज करती नजर आई और उसको लगातार तोड़ती नजर आई। अब यहाँ पे चार इंडिकेटर ये कहती है, जो सेल्स ग्रो को लेकर क्या कहती है, कहते हैं सेल्स ग्रो जो फिलहाल तीन तीन साल का था, ठीक है, 30% के आसपास तक सेल ग्रो। स्टॉक जो कि कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करती है, वो भी क्या कहती है, सेल्स से ज्यादा इनकी प्रॉफिट पे ध्यान आप निकल आकर्षित करती है। स्टॉक प्राइस सीजीआर की बात करूँ तो ये भी लगातार 3 साल में बढ़ती नजर आती है, और रिटर्न ऑन इक्विटी भी नियरली 20% से ज्यादा ही देखने को मिला, अर्थात यहाँ पे थोड़ा सा सस्टेनेबिलिटी, मतलब इनके चारों के चारों में ऐसा कोई कमी देखने को नजर नहीं आ रही, जिसकी वजह से जो चार्ट है वो चार्ट यहाँ पे डिक्लाइन कर रहा है। ये शॉर्ट टर्म या प्रॉफिट गेन को लेकर, क्योंकि इस तरह के कई बार कई दफा इस चीजें होती रहती है, जहां पे आकलन करके देखा जा सकता है जो थोड़ी सी टाइम फ्रेम के लेकर के इस मार्केट में थोड़ा सा हलचल चलता रहता है। और उस हलचल में देखा गया कि मार्केट ने थोड़ा सा गिरता है, लेकिन फिर यहाँ पे सेंटिमेंटल गिरा था लंबी से, लेकिन लंबी से गिरने के बाद सेम फिगर आउट देखने को मिला है, जहाँ पे बार बार सेम प्राइस के आसपास आके अटकी पड़ी है। इनका क्या है, एक बैकवर्ड सपोर्ट देखने को मिला है स्टॉक। आते हैं यहाँ पे डेटा को लेकर के आखिर क्या कहती है, इस डेटा को जो कि ईयर ईयर हम परसेंटेज को कंपेयर करें तो वो कहती है रिवेन्यू में 8% की जम, ऑपरेटिंग जो एक्सपेंसेस था वो क्या करते थोड़ा सा इंक्रीज किया, लेकिन जो इनकम की पार्ट थी 121% का जंप, और जो नेट प्रॉफिट मार्जिन थी वहाँ भी 104% का इनक्रेडिबल जंप मिला, और ईविटा में करीब 274% का जंप था। तो ये एक सिलसिला इनका लगातार चलता नजर आता है। अब आते हैं प्रॉफिट को लेकर के, जो हमने हमेशा का जो प्रॉफिट का पार्ट है वो एक दिखावा है। अब इस दिखावा के पीछे हम जानना जरूरी है तो आखिर इनकी बैलेंस शीट की फिगर और क्या कहती है, क्या इनकी ईपीएस को हिट किया गया है, इम्पैक्ट किया गया है। तो देखा गया कि गवर्नमेंट की कंपनियों में जो बोरोइंग्स की पार्ट है उसमें कभी यहाँ पे कुछ बोरोइंग्स है ही नहीं। तो सबसे पहले बोरोइंग्स का कोई पार्ट नहीं, 1 करोड़ के आसपास की बोरोइंग लगातार क्या कर रही है, बोरोइंग्स को खत्म करती नजर आती है। फिक्स असेट्स में कमी आई है पहले से, और जो इन्वेस्टमेंट की पार्ट थी उसमें क्या किया, लगातार इंक्रीज किया है, इन्वेस्टमेंट पार्ट को क्या किया है, इंक्रीज किया है। अब ट्रेड रिसीवेबल की बात करेंगे, जहाँ पे अक्सर चीज़ देखा गया है कि हम बड़ी सारी कुछ कंपनियों में इसको आंकलन करते हैं, इसको लेकर के डेटर्स को लेकर, और कई दफ़ा हमने देखा कि यहाँ पे एक रिस्क फैक्टर बनती है। तो रिस्क फैक्टर में ये देखना जरूरी है कि आखिर कितने दिन के लिए रिस्क फैक्टर है, कैसे किस तरह के क्लाइंट्स हैं। तो क्लाइंट लिस्ट में जो गवर्नमेंट की क्लाइंट्स लिस्ट है वो तो उनकी खुद की है, या फिर बड़ी इंडस्ट्रीज के जो शायद पैसा रिस्क फैक्टर पे नहीं होता है। आते हैं देखते हैं, इसको कहते हैं कि 1847 करोड़ के आसपास रहा। तो इसके हिसाब से यदि हम सेल्स को देखें तो ये कहते हैं कितने का, करीब करीब 9,000 करोड़ से ज़्यादा था, जबकि प्रॉफिट भी कंपनी ने कहा कि हमारे पास आंकलन कितना था, 1937 करोड़ का। मतलब ये कह सकते हैं जितना इन्होंने मार्केट में 1800 करोड़ का पैसा फंसा हुआ है, उतना ही इतना ही इनका प्रॉफिट नियर अबाउट थोड़ा सा प्रॉफिट इतना है। अर्थात जिस हिसाब से इनका मार्जिन बनती है उसी हिसाब से इनका सेम एज द क्या बनती है, डेटर्स रेशियो भी बनती नजर आती है। तो ये हमने इसको आकलन किया। अगले देखेंगे इसको लेकर के क्या कहती है, अपडेट को लेकर के आखिर सेंटिमेंटल्स इसके बारे में क्या सेगमेंट देती है सेंटिमेंटल को लेकर। तो सेंटिमेंटल की तरफ देखेंगे तो उसमें कुछ कहती है, तो कहती है न्यूज पब्लिकेशन की बात कर रही है, चेंज इन डायरेक्टर की बात कर रही है, चेंज इन डायरेक्टर्स की। यहाँ पे जो न्यूज पेपर पब्लिकेशन की बात है वो क्या अपडेट देती है कंपनी को लेकर के, उसमें हम जाने तो वो कहती है कि न्यूज पेपर पब्लिकेशन क्यों दिया। तो कहती है जी 30 जून का पब्लिकेशन, 15 अगस्त को इनका क्या था, जो कि बिजनेस स्टैंडर्ड हैविंग द कंटिन्यूस मुंबई मुंबई कल्चर में दिया था, और फाइनेंशियल्स जो उन्होंने अपडेट दिया था इस पीरियड का, उसका अपडेट उन्होंने दिया था कि हमारे पास जो फाइनेंशियल था क्वार्टर 30 जून का, वो हमारा फिगर आउट ये कहती है। और इस हिसाब से उन्होंने कहा कि हमारे पास बेसिस की बात करें, डिलीटेड की बात करें, कैपिटल रिडेम्पशन की बात करें, सारे के सारे उन्होंने फिर अपने इन्वेस्टर्स को लेकर के एक अवेयरनेस के तौर पे इन्होंने अपडेट किया जो हमारे। और ये एक रूल्स रेगुलेशन है जो आप अपनी न्यू नियरेस्ट पेपर में
जो कि आपके जो भी रजिस्टर्ड ऑफिस की जो पेपर होगी उसमें आप क्या करेंगे, अपनी अपडेट करेंगे, लोकल लैंग्वेज एंड द इंग्लिश लैंग्वेज ऑल्सो। ये इसका सेंटिमेंटल था। फिलहाल इसमें सेंटिमेंटल की तरफ ऐसा कोई ऑर्डर और बाकी सारे नज़र नहीं आई है। अब आते हैं एक शेयर जहाँ पे शेयर होल्डर की बात करने वाले हैं, शेयर होल्डिंग के पैटर्न के बारे में कंपनी क्या कहती है। तो वहाँ पे देखा गया कंपनी को लेकर के जो ये कहती है कि शेयर होल्डिंग पैटर्न में ज़्यादातर जो होल्डिंग है किसकी है, गवर्नमेंट की है, और थोड़ी सी होल्डिंग उन्होंने अपनी पोजीशन को बेच करके मार्केट से पैसा रेज करके रखी हुई है। तो इसकी आकलन देखते हैं क्या कहती है। यहाँ पे देखा गया इन्वेस्टर को लेकर के जो लगातार जो डिमांड बढ़ी है स्टॉक को लेकर के, जहाँ पे स्टॉक में 1 लाख के आसपास हुआ करते थे लोग, 1,20,000, 100 पर, ये 1.5 लाख, 2 लाख, लगातार क्या हो रही है। आप एक हिस्टोरिकल डेटा को देखिए, लगातार क्या हो रही है यहाँ पे, ये डिमांड बढ़ी। अब यहाँ जो नंबर ऑफ जो इन्वेस्टर की बात करो, शेयर होल्डर की बात करो, ये क्या होती है, ये एक आम इंसान है, खास के सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है जो रिटेलर की तादाद। ये रिटेलर की तादाद की ज़्यादा बात करते हैं, 100-200 तो ज़्यादा अब क्या होंगे, हज़ार मान लेते हैं, 1000 से 2000 क्या होंगे, जो बॉडी कॉर्पोरेट या कंपनी होगी या बड़े इन्वेस्टर होंगे। बाकी तो क्या है, ये रिटेल की तादाद है, किसमें में 11% की होल्डिंग। तो गवर्नमेंट की होल्डिंग के अलावा जो एफआई की होल्डिंग है, यहाँ पे डीआई की कोई भी होल्डिंग नहीं है। लेकिन जो पब्लिक की होल्डिंग की बात करूँ तो यहाँ पे कितनी निकल के आती है, करीब करीब 12% के आसपास पब्लिक की होल्डिंग है। उसमें कोई भी बिग बुल्स नहीं देखने को मिला, जो है सब के सब रिटेल वाली लिस्ट में आती है। 11% में ये भी देखने को मिला, जो कि यहाँ पे जो टाइम फ्रेम के हिसाब से डेटा अपडेट होता है, उसमें करीब करीब 10% की जो भीड़ खड़ी है स्टॉक को खरीदने को लेकर के, डिमांड को लेकर के, वो क्या है, नेट 2 लाख से कम के इन्वेस्टमेंट करते हैं और 2 लाख से ज़्यादा के इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनकी लिस्ट रहती है। जब उन्होंने 1,82,00,000 की शेयर उन्होंने क्या कर रखी है, क्योंकि जितना जितने जिसके डिमांड्स हैं जो कि उसमें उसी में वो एक खरीदते हैं एक बेचते हैं। तो जब तक बेचेंगे नहीं तब तक पैसा आएगा नहीं। तो मार्केट में इस लेवल से देखने को मिला है। इसीलिए हम कहते हैं, हम अपनी तरफ से एक बात कहते हैं, हमेशा क्या होना चाहिए, एक टारगेटेड होना चाहिए। चाहे आप टाइम फ्रेम में टारगेटेड की बात करें, तो टारगेटेड में देखा जाता है कि एक टर्म टारगेटेड देखा जाता है, 5 साल, 10 साल, 15 साल, इस हिसाब से आप पॉलिसीज वगैरह लेते हैं। और एक टारगेट होता है खास के किसको लेकर के, परसेंटेज ऑफ ग्रो को लेकर के। तो सबसे ज़्यादा स्टॉक मार्केट की चीज़ें होती है, इसमें दोनों तरह की चीज़ें होती है खास के। तो टारगेटेड ज़्यादा होते हैं, टारगेट ऑफ परसेंटेज गेन की बात ज़्यादा किया जाता है, जिसकी वजह से मार्केट में क्या होता है, सप्लाई चेन घटती बढ़ती रहती है, डिमांड घटती बढ़ती रहती है। तो आज हम बात कर रहे थे मिर्जागंज शॉप डॉक बिल्डर्स को लेकर के, जहाँ पे हमने इसका अपडेट देखा कंपनी को लेकर के, लेटेस्ट सेंटिमेंटल देखा, इनकी रिजल्ट को देखा, और इसको हमने कंपेयर किया समझने का। और अगले अगले जो हमारी स्टडी आएगा उसमें हम कंपेयर करेंगे जो क्या मिर्जागंज डॉक बिल्डर्स की परफॉर्मेंस अच्छी लग आती है, या या फिर किसकी, शिपिंग कॉर्पोरेशन की अच्छी लगती है, या फिर और भी लिस्ट है उसकी नज़र आती है। तो इसका कंपेयर कैसे करना चाहिए, तो वो आप मुझे कमेंट करके बताना, आपको किस तरह की चीज़ों को, आपकी फीडबैक की हमें ज़रूरत होती है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर दोस्तों।